गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है प्रोटेस्ट कल्चर और इसकी मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल अप्रोचेस। अक्सर आप नाम सुनते हैं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स, तो उनको समझना क्यों ज़रूरी है वो भी हम लोग आज देखेंगे। क्यों मैं ये टॉपिक लेना चाह रहा था, पिछले 2-3 वीक से मैं सोच रहा था कि इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 2 वीक पहले एक घटना हुई, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। नोएडा का एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। देखिए, मेरा कोई इंटेंशन किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्टूडेंट को टारगेट करना तो है नहीं, बट वहाँ की घटना इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लार्ज नंबर पे 500-600 की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे बैनर भी लिए हुए थे अर्बन नक्सलिज्म के अगेंस्ट, अर्बन नक्सलिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर कुछ मीडिया वालों ने उनसे इंटरव्यू लेना शुरू किया कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या है अर्बन नक्सल। तो फिर एक बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गया। इनको पता ही नहीं था क्या है अर्बन नक्सल, किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी ने तो कह दिया कि आई एम अगेंस्ट अर्बन मैक्सवेल। तो फिर बड़ा मीम भी बना, बच्चे का मजाक उड़ा। लेकिन ये कोई एक यूनिवर्सिटी, एक 2-4 स्टूडेंट की तो बात है नहीं। इन जनरल प्रोटेस्ट कल्चर है हमारे देश में, लेकिन बिना चीज़ों को समझे जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर उस प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला है और ना उस प्रोटेस्ट का कोई मीनिंग है। तो प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है वो भी हम समझेंगे, बट प्रोटेस्ट करने के लिए प्री कंडीशन क्या है, क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करें, वो भी हम लोग देखेंगे। तो protest culture, you see, why protest is important? It is important for democracy to survive. आप रिलेशन देखिए, प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं। ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट हम तब करेंगे, विरोध तब हम करेंगे जब हम किसी चीज से नाखुश हैं, वी आर अनहैप्पी विथ सम प्रेवलेंट सिस्टम। और कुछ लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। प्रोटेस्ट कभी कभार मूवमेंट का शेप ले लेता है। कब प्रोटेस्ट मूवमेंट का शेप ले लेता है, या फिर प्रोटेस्ट या मूवमेंट में अंतर क्या है? प्रोटेस्ट काफी आइसोलेटेड है, स्पोरेडिक है, कभी कभार होगा, कुछ लोग धरना दे रहे हैं, बट उन लोगों की बातें अगर कन्विंसिंग होंगी, लॉजिकल होंगी, तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और फिर वो प्रोटेस्ट मूवमेंट का शेप ले लेगा। और वो मूवमेंट जो है वो अल्टीमेटली इट कैन कल्मिनेट इनटू, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, इट कैन कल्मिनेट इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी। व्हेन वी हैव डेमोक्रेसी, और आजादी से पहले ये मूवमेंट जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, स्टार्ट तो प्रोटेस्ट से ही हुआ, फिर उसने मूवमेंट का शेप लिया। लीडर्स चाहिए होते हैं प्रोटेस्ट को मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वही कन्विंस कर सकते हैं लोगों को। और यहां पे मकसद क्या था? यहां पे मकसद था फ्रीडम, इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, ताकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ला पाए, जिसके बाद अगर कोई मूवमेंट आती है, लोग किसी भी सिस्टम से खुश नहीं है तो उसको मूवमेंट में कन्वर्ट करें, मूवमेंट के बाद उसको एक पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफॉर्म करें, और वो पॉलिटिकल पार्टी की बातें अगर लोगों को कन्विंसिंग लगती हैं तो फिर लोग उसको चुन करके पावर देंगे और फिर वो पार्टी उस हिसाब से नीतियां बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी और देश उस डायरेक्शन में चलेगा। तो यही तो मकसद है डेमोक्रेसी का, रूल बाय पीपल। तो व्हेन पीपल आर कन्विंस्ड बाय योर लॉजिक, देन दे विल गिव यू पावर and then you guide the country in that particular direction. That is why protest is very, very important.
even before independence it was important, and we have seen so many protests turning into movement, and after independence also it is important. protest पॉलिटिकल पार्टीज का शेप लेते हुए आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। 1979 में असम के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ अगेंस्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। पहले तो प्रोटेस्ट ही शुरू हुआ, फिर वो असम मूवमेंट का शेप लिया इसने अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े। प्रोटेस्ट हमेशा किसके अगेंस्ट होगा? सरकार और उसकी नीतियों के अगेंस्ट, क्योंकि आप मौजूदा सिस्टम से खुश नहीं हैं, तभी तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार स्टार्टिंग फेज में तो आपको सप्रेस करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो सरकार में है। इसका मतलब ज्यादातर लोग उसकी आइडियोलॉजी से सहमत हैं, इसलिए वो आपको सप्रेस करने की भी कोशिश करेगी। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में सप्रेशन जो होना चाहिए वो ब्रूटल नहीं होना चाहिए, वॉयलेंट नहीं होना चाहिए, लीगल तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म तो हमारे संविधान में भी दिए हुए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, डिटेन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्ट थोड़े बहुत वॉयलेंट भी हो ही जाते हैं। असम मूवमेंट का इसने शेप लिया। 1985 में असम मूवमेंट एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा जब असम अकॉर्ड साइन हुआ, बट कुछ लोगों को लगा कि दिस इज नॉट इनफ। असम के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, असम के रिसोर्सेस पे लोकल लोगों का पहला अधिकार हो, इस चीज को इंश्योर कराने के लिए फिर एक पार्टी भी बनी एजीपी, राइट। पावर में भी आई, पावर से बाहर भी गई। जब लोगों को इनकी नीतियां अच्छी लगी, जरूरत लगी तो पावर दिया, जब नहीं लगी तो पावर से बाहर भी गए। तो यही तो है डेमोक्रेसी। ऐसे ही आप देखो 1974 में, कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी चर्चा शुरू की कि गुजरात में और बिहार में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर वो प्रोटेस्ट संपूर्ण क्रांति मूवमेंट का रूप ले लिया इसने। और अंडर जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट भी इसको कह देते हैं, उन्होंने संपूर्ण क्रांति मूवमेंट नाम दिया। बाद में इसने जनता पार्टी का शेप लिया। 1977 में इसने कांग्रेस को हराया, पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी आई। प्रोटेस्ट मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी। सिमिलरली आप रिसेंट टाइम में देखो तो करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हुआ प्रोटेस्ट पहले 2010 में। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्कैम की जब चीजें सामने आई तो करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि सरकार जो है वो करप्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही। प्रोटेस्ट हमेशा सरकार के अगेंस्ट होता है। उसने एक मूवमेंट का शेप लिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, जिसमें अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये सारे लोग साथ में आए। और फिर यहां से एक पार्टी भी सामने आई, आम आदमी पार्टी। तो प्रोटेस्ट आर इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से तो पार्टियां बनती हैं और फिर अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आपके सामने होते हैं। डेमोक्रेसी इज लाइक अ सुपरमार्केट विथ so many options in form of ideologies, and people should have options कि नहीं अब ये नहीं, ये खाएंगे। तो वो आइडियोलॉजी को मौका दिया 5-6 साल, 5 साल, वो पसंद नहीं आया तो किसी और को ले आएंगे। तो प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डिनायल ही नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट के लिए प्री कंडीशन क्या है? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जरूर आप प्रिविलेंट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इस सिस्टम से कॉन्ग्रुएंस में नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रोटेस्ट करने के लिए जरूरी है कि आप इस सिस्टम को अच्छे से समझें। यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज। यू डोंट जस्ट सी द इवेंट्स, यू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी बिहाइंड द इवेंट। किसके पीछे के आइडियाज क्या हैं, और फिर आप अपनी आइडियोलॉजीज को समझें कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा देश किस रास्ते पे बढ़े। और जब आपको लगता है कि ये दोनों आइडियाज बहुत इनकंसिस्टेंट हो गए हैं, तब आपको शुरू करना चाहिए प्रोटेस्ट। और अगर आपको लगता है कि आपके आइडियाज में दम है तो आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे।
और आपका प्रोटेस्ट मूवमेंट का शेप लेगा, पॉलिटिकल पार्टी का शेप ले सकता है, सरकार बना सकते हैं आप, और फिर आप इस तरह के इवेंट्स को और इस तरह की आइडियोलॉजी को रोक सकते हैं। तो प्रोटेस्ट महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे, सतही लेवल पे ना देखें, उसके पीछे की आइडियोलॉजी भी समझें। तो अर्बन नक्सल के आप खिलाफ हैं, इसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कई सारे लोग अर्बन नक्सल से सिंपैथी भी रखते हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन आप समझिए तो कि अर्बन नक्सल है क्या और आप क्यों उसके खिलाफ हैं, तब तो उस प्रोटेस्ट का कोई मतलब है, तब तो वो प्रोटेस्ट कहीं लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा। अदरवाइज तो डेमोक्रेसी मजाक बन करके रह जाएगी। हमें ना समझ आ रहा है कि क्या है, बिना समझे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। व्हाट्स द पॉइंट इन सच काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? तो प्रोटेस्ट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन डेमोक्रेसी। प्रोटेस्ट डू टेक शेप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड थ्रू दैट यू कैन चेंज आइडियोलॉजीज। अभी देखिए, कई दफा मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया कि मान लीजिए आप हैं, तो आपके या मेरे जीवन के कई सारे डायमेंशंस हैं। हमारे जीवन का कल्चरल डायमेंशन है, हम किस तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। हमारे जीवन का सोशल डायमेंशन है, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, वो सब हमारे सोशल डायमेंशन का हिस्सा है। हमारे जीवन का रिलीजियस डायमेंशन है, जिस तरीके की रिलीजन में और प्रैक्टिसेस में हम बिलीव करते हैं। हमारे जीवन का इकोनॉमिक डायमेंशन है, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पाने के लिए क्या करते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं और वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, तो वो जीवन का इकोनॉमिक डायमेंशन है। और फिर हमारे जीवन का पॉलिटिकल डायमेंशन होता है कि किस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हम भरोसा रखते हैं, और अगर उस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चल रही है तो हम उस सरकार को सपोर्ट करते हैं, उस तरह के कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। अगर उसके खिलाफ कोई बातें सामने आ रही हैं तो उसका हम विरोध करते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं कि ये आइडियोलॉजी ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे जीवन का पॉलिटिकल डायमेंशन है। आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन कौन सा है? आपको क्या लगता है? अब आप सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास में मैंने आपको बताया इकोनॉमिक डायमेंशन, क्योंकि वहां मैं पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स, और मैंने इसके लिए इंपीरिकल एविडेंसेस दिए आपके जीवन से कि अब जॉब पाने के लिए आपने अपना घर परिवार छोड़ा है। यहाँ आकर के कई सारे लोग हॉस्टल में रह रहे हैं और जॉब मिल जाने के बाद भी घर परिवार से दूर रहेंगे, तो सोशल डायमेंशन पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया। कल्चरल डायमेंशन पे कपड़े पहनने के तौर तरीके, खाने पीने में कई सारे आपने बदलाव किए, जो हॉस्टल में मिलता है खाते हैं, बाद में जॉब जहां करेंगे वहां जो मिलेगा वो खाएंगे। रिलीजन, मंदिर मस्जिद दूर से ही अपना, इस उम्मीद में कि भगवान समझेंगे, जो जिस फॉर्म में भी हैं कि मजबूरी है, अभी क्लास जाना है, जॉब पे जाना है, वो समझ जाएंगे, बुरा नहीं मानेंगे। कोई तो ऐसा नहीं है ना जो सुबह सुबह 4 घंटे मंदिर या मस्जिद में बिता के आया है, नहीं, लाइब्रेरी में जरूर बिता के आया होगा। तो सब कुछ क्यों हो रहा है? एक जॉब पाने के लिए और बाद में जॉब चलाते रहने के लिए। इसलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट आज इकोनॉमी की क्लास में तो मैंने ये साबित कर दिया। इससे एक लेवल आगे चलते हैं। आप चाहे कितना भी ईमानदारी से अपना काम करें, अगर नीतियां ठीक ना बने, पॉलिटिकल डिसीजंस अच्छे ना हो, तो आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकारें अगर ठीक से काम नहीं करेंगी तो नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं क्रिएट होंगी, तो आपको जॉब कहां से मिलेगा? और जॉब मिलेगा नहीं तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज मैं आर्ग्यू करना चाह रहा हूं कि ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ योर लाइफ पे। तो यहां पे जरूरी फैसले लेना जरूरी है, यहां पे सही पार्टी, सही लोगों को चुनना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है,
मुझे तो अपने परिवार से और अपने कामकाज से मतलब है। दोनों सफर करेंगे अगर आप पॉलिटिकल डिसीजंस में गलतियां करेंगे तो आप मतलब इन जनरल ऑल ऑफ अस। सो दैट इज द रीजन व्हाई Aristotle said, he is known as father of political science. He gave a quote also that politics is master science. तो पॉलिटिक्स से आप दूर नहीं रह सकते, और पॉलिटिक्स में आपकी पार्टिसिपेशन तो है ही, या तो एक वोटर की तरह, नहीं तो एक पॉलिटिशियन की तरह। लेकिन यह कहना कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, यह तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह से नजर फेर लेना है। तो पॉलिटिकल फैसले हमें लेने हैं। पॉलिटिकल फैसले हम तभी ले सकते हैं जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को समझें, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को समझने के बाद हम समझें कि देश किस तरह की आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, और अगर वो आइडियोलॉजी से आप कॉन्ग्रुएंस नहीं रखते हैं तो आपको फिर प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको मूवमेंट रेज करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो पॉलिटिकल पार्टी भी बनानी चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझें। मैं इस सेशन में वैसे ही टॉपिक्स लाता हूं जिनको एक नॉर्मल क्लास में डिस्कस कर पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वहां पे एक टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है और सिलेबस से चीजों को मिला करके रखना बड़ा जरूरी रहता है। इसीलिए मैं सैटरडे को ये क्लास लेता हूं जहां पे मैं खुल के चर्चा कर सकता हूं, जिससे आपके भी सोचने समझने की ताकत थोड़ी सी बढ़े, और यहां पे कुछ ऐसे मुद्दे लिए जा सके जो सिर्फ एक सिविल सर्विसेज स्टूडेंट के लिए नहीं, कॉमन मासेस के लिए भी जरूरी है। अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हैं ये टर्म, जैसे कल के ही इंडियन एक्सप्रेस का ये कटआउट मैंने आपके सामने रखा है, राइट विंग डच गवर्नमेंट, लेफ्ट विंग। तो ये दो मोटी मोटी आइडियोलॉजीज हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लेफ्ट एंड राइट, और इसके बीच में भी कई सारे और आइडियोलॉजीज हो सकते हैं जो हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको ये मोटी मोटी दो अप्रोच समझ आनी चाहिए। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को आप कहां रख सकते हैं वो भी समझ आना चाहिए, और फिर आपको ये भी देखना है कि मैं कहां स्टैंड करता हूं, और जो पार्टी अभी रूल कर रही है, पावर में है, उसकी आइडियोलॉजी किधर है, और अगर उससे आप सहमत नहीं हैं तो फिर प्रोटेस्ट कीजिए, मूवमेंट लाइए, जरूरत पड़े तो अपनी पार्टी बनाइए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज न्यूज़पेपर पढ़ना बेकार हो जाएगा। हर दिन आपको इस तरह के टर्म्स मिलते ही हैं। तो हम लोग समझने जा रहे हैं दो मोटी मोटी आइडियोलॉजीज, लेफ्ट एंड राइट विंग आइडियोलॉजीज। देखिए, ये जो लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी है, ये जो शब्द है, इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जोड़ करके देखा जाता है। तो फ्रेंच सोसाइटी इस रिवॉल्यूशन से पहले वहां पे एक बड़ी क्रांति आई। वो क्रांति वाटरशेड मूवमेंट मानी जाती है फॉर द करेंट वर्ल्ड, क्योंकि उसने कई सारे नई आइडियोलॉजीज दी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आप रटते हैं पॉलिटी की क्लासेस में, राइट। द आइडियाज वर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच सेटअप। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों आया, क्या परिस्थितियां थी वहां पे? अगर आप उस वक्त के फ्रेंच सोसाइटी को देखें तो आपको पता चलेगा कि लगभग 95% लोग जो हैं वो कॉमनर क्लास में आ रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है थर्ड स्टेट। टर्म्स पे बहुत ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं है। पॉपुलेशन वाइज दे आर 95%। ये एक मोटा मोटा डेटा में रख रहा हूं, क्रूड डेटा। बट इनके पास अगर आप वेल्थ देखें या प्रिविलेजेस देखें तो बस 10% ही है समाज का। और वहीं सेकेंड स्टेट नोबल क्लास, उसकी संख्या काफी कम है, 3% मान लीजिए, लेकिन उसके पास अच्छा खासा वेल्थ है। फर्स्ट स्टेट में क्लेर्जी क्लास, जो लोग रिलीजन के धुरंधर माने जा रहे हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट माने जा रहे हैं, उनकी संख्या और भी कम है, लेकिन उनके प्रिविलेजेस और भी ज्यादा है। और टॉप पे बैठे हैं किंग। ठीक है, किंग, कई सारे मामलों में किंग को भी ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं यूजिंग रिलीजन एज ए टूल, बट टॉप पे बैठे हैं किंग एंड हिज फैमिली, रॉयल फैमिली।
जिसके पास सब कुछ ही है, थ्योरेटिकली पूरा साम्राज्य उन्हीं का है, सारी संपत्ति उन्हीं की है। अब सारा मामला हो गया प्रिविलेज और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का। जो ये थर्ड स्टेट है, इसको कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर लगेगा। ये तो गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सारे काम हम करते हैं, एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, अलाइड एक्टिविटीज में हम काम कर रहे हैं, तो समाज में प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है और हमारे काम के कारण ये लोग आराम कर रहे हैं। दिस इज तो अनइवन एंड अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रिविलेज शुड बिलोंग टू दोज हु आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अभी आज के डेट में अगर मान लीजिए कि सीएम साहब की मान लीजिए कैवेलरी निकल रही है और आपको 5 मिनट रुकना पड़ गया, तो इतना बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनको 10 काम है, 10 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो अगर वो 5 मिनट बर्बाद करेंगे तो उसका नुकसान सबको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं बुरा मानना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ी प्रिविलेजेस ज्यादा है। सेम फॉर पीएम और एनीवन एल्स। जब तक आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तब तक अगर थोड़ी बहुत प्रिविलेजेस आपको मिल रही हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेते नहीं, प्रिविलेजेस सारे एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज अनफेयर। तो बार बार आवाज उठाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर किंग ने बुलाया, बोला चलो बैठते हैं। सो 1788 एंड में 1789 में 2 या 3 कॉन्फ्रेंसेज हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां पे किंग ने बुलाया, आओ यार बैठते हैं, बातें करते हैं, क्या समस्या है। तो नेचुरली एक आइडिया को मानने वाले लोग एक साथ बैठेंगे, उसके अपोजिट वाले लोग एक साथ बैठेंगे। तो किंग के राइट साइड में ये दोनों क्लास के लोग बैठे और किंग के लेफ्ट में ये थर्ड स्टेट बैठा, इसकी संख्या है ज्यादा। और किंग ने कहा चलिए कार्रवाई शुरू की जाए, बताइए क्या समस्या है। अब इनसे जब पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर समस्या ही समस्या है, अच्छा क्या है। इनसे पूछा जाएगा, बोले सब ठीक ही है, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा ही तो होना चाहिए, चल रहा है सब। सो दोनों का ओपिनियन प्रेवलेंट सिस्टम को लेकर के एकदम अपोजिट है। और क्यों ना हो, जिसको सिस्टम से फायदा होगा वो सिस्टम को सपोर्ट करेगा कि ठीक तो चल रहा है। सो दीज पीपल वेयर स्टेटस कोइस्ट। स्टेटस को मतलब जैसे थे चल रहा है, सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये लोग जो हैं इनको लग रहा है कि हर तरीके से चेंज आने की जरूरत है। प्रो चेंज, सपोर्टर्स ऑफ चेंज। प्रो चेंज वाले को रिवॉल्यूशनरी भी कह देते हैं, दे वांट फास्ट चेंज। स्टेटस कोइस्ट लोगों को इवोल्यूशनरी भी कह देते हैं कि सब ठीक है सर, धीरे धीरे थोड़ी बहुत यहां बदलाव कर दो, ये कर दो। इवोल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी, स्टेटस कोइस्ट, प्रो चेंज। अब दोनों ग्रुप के अगर आप अप्रोचेज में डिफरेंसेस देखें, पॉलिटिकल डिमांड क्या होंगे, ये कहेंगे कि सर जो मोनार्की है, आप बैठे हो टॉप पे, ठीक ही है, कोई दिक्कत है नहीं, आप रूल कर रहे हैं, अच्छा माहौल चल रहा है, सब कुछ पूरा लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है। ये लोग कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, आप, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, एरिस्टोक्रेट क्लास, और ये फिर रिलीजियस लीडर्स, ये बिना कुछ किए इतना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। हम लोग चाह करके भी, मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये तो अनफेयर हुआ ना सर। हमें रिपब्लिकन सिस्टम चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम। रिपब्लिकन सिस्टम का टर्म कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं पॉलिटी में, वेयर हेड ऑफ द स्टेट is directly or indirectly elected by the people of the country. Such political system is known as republican. So democracy और republican system जो concept है interlinked है। भारत एक रिपब्लिकन स्टेट है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूएस एक रिपब्लिकन स्टेट है, ब्रिटेन अभी भी मोनार्की को फॉलो कर रहा है, बट जस्ट इन नॉमिनल फॉर्मेट, अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज इट इज डेमोक्रेसी ओनली। द मोनार्क डज नॉट एंजॉय एनी सिग्निफिकेंट पावर, राइट, ओनली सेरेमोनियल पावर्स are there with the monarch.
तो पॉलिटिकल सिस्टम में लोग रिपब्लिकन मानेंगे कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं या मेरे बच्चे भी तो हेड ऑफ स्टेट बन पाए। इफ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट, सो आई शुड ऑल्सो बिकम किंग समडे, एटलीस्ट माई नेक्स्ट जनरेशन। तो लॉजिक से समझिए, जबरदस्ती रटिए मत। आप बताइए अब ये आर्ग्यूमेंट में कौन ज्यादा भारी लग रहा है, किसके लॉजिक ज्यादा मतलब मीनिंगफुल लग रहे हैं, लेफ्टिस्ट लोगों के कि राइटिस्ट लोगों के? ये सही बात है, जो मेहनत करेगा उसको मिलना चाहिए फल। अब मान लीजिए कि आप इस क्लास में हैं, मान लीजिए आप क्या आर्ग्यूमेंट देंगे इस सिस्टम को बचाए रखने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि यह सिस्टम बचा रहे, राइट? आप चाहते हैं कि स्टेटस को बना रहे, क्योंकि आपके सारे पावर प्रिविलेजेस आपके पास हैं। आप क्यों चाहेंगे कि यह सिस्टम बिगड़े? तो कुछ तो आर्ग्यूमेंट देना होगा। क्या आर्ग्यूमेंट देंगे आप? आर्ग्यूमेंट देंगे नेशनल सिक्योरिटी का। तो बेसिकली आप कहेंगे कि देखिए, अगर इस तरीके का सिस्टम ला दिया गया तो केओस फैल सकता है। हर बार इलेक्शन करवाओ, लोगों को चुनो। हमें चाहिए कि एक मजबूत नेता, मजबूत लीडर जो पावरफुल हो, जो पूरे देश को एक साथ लेकर के चले। अदरवाइज हमारा कल्चर जो है, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आएगा, और फिर हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, कल्चर का हिस्सा है लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, सब खतरे में आ जाएगा। तो ये लोग इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एंड दैट इज व्हाई दे विल टेंड टू ग्लोरीफाई और ओवर एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। कि आपको अच्छा लगेगा अगर आपके ऊपर कोई और राज करने लगे और आपके धर्म परिवर्तन कराने लगे, आपको बोले कि नहीं, अगर आप मान लीजिए वेजिटेरियन सोसाइटी से आपको बोले कि नॉन वेजिटेरियन खाइए, अदरवाइज कि नहीं अब आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा सकते, अच्छा लगेगा? तो आप क्यों खतरा मोलना चाहते हैं? सिस्टम ठीक तो चल रहा है, ठीक है? सो दे विल बिकम नेशनलिस्ट। देश को लेकर के देशभक्ति की बातें, कि हमारा देश, हमारा कल्चर बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल सिस्टम हो, एक स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर हो। इस तरीके से अगर हम डेमोक्रेसी में गए, रिपब्लिकन सिस्टम गए, तो केओस फैल जाएगा। 10 लोग बोलेंगे कि नहीं हमें इनको नेता बनाना है, 10 लोग बोलेंगे वो नेता बनाना है, कंसेंसस नहीं बन सकती, फिर कोई फैसला नहीं हो सकता। तो नेशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट लाया। और इकोनॉमी की जहां तक बात होगी, ये लोग बोलेंगे कि सर वो तो ठीक है, आप नेशनलिस्ट बात करते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि पूरे दुनिया भर में ये रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, ये सुपरफिशियल डिवीजन है लोगों के बीच में। मेन डिवीजन तो एक ही है, एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड, और हम लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं सर। ये सब देश वेश ठीक है, बट वी बिलीव इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओ इको फ्रेंडली, नेचर के रक्षक, मैं भी हूं नेचर, गाना सुना है ना? कि अलग अलग चीजों के लिए तुम मुझे क्यों बांट रहे हो, धर्म के लिए मुझे क्यों बांट रहे हो? तो दे विल टॉक ऑफ ह्यूमनिज्म, एंड ह्यूमनिज्म इज इंटरलिंक्ड विथ इंटरनेशनलिज्म। कि दुनिया में हर जगह यही समस्या है, और देश को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, लोगों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इनके आर्ग्यूमेंट्स कुछ अलग जाएंगे। पॉलिटी में रिपब्लिकन और यहां पे मोनार्की। काउंटर करने के लिए इन्होंने कहा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा देश, देश की एकता, नहीं तो कोई और हमें डोमिनेट करेगा। बोले सर आप हमें ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं, और वैसे ही हमारे भाई बंधु दूसरे देश में डोमिनेट हो रहे। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये आर्टिफिशियल है। रियल बाउंड्री हमारे और आपके बीच में है, ठीक है? बात होगी इकोनॉमी की। ये कहेंगे कि सर मेहनत हम कर रहे और एंजॉय आप कर रहे। बोलेंगे यार देखो, मेहनत तो बैल भी करता है। ये लोग आर्ग्यूमेंट देंगे, मेहनत तो बैल भी करता है,
तो क्या बैल को सारी संपत्ति दे दी जाए? इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, हु टेक रिस्क, हु एस्टैब्लिश बिजनेसेस, तो सारा मामला जो है वो बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास वाली बात। अब जब इकोनॉमी में बात होगी तो एक तरफ हो गए कैपिटलिस्ट और दूसरे तरफ हो गए वर्कर्स। वर्कर्स कहेंगे मेहनत मैं करता हूं, ज्यादातर प्रॉफिट आप ले जाते हैं। ये कहेंगे कि अगर मैं फैक्ट्री लगाता ही नहीं, अगर मैं ये रिस्क लेता ही नहीं, तो तुमको जो बेसिक सैलरी मिल रही है वो भी नहीं मिलती। दोनों के आर्गुमेंट वैलिड हैं, राइट? कि मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, ये कह रहा है मैंने तो फैक्ट्री लगाई है, मैंने रिस्क लिया है, इनोवेशन लगाया है। तो इस तरीके से एक मोटी मोटी बातें बनी। ये लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेंगे, पूंजीवाद, कि पूंजीपति अगर लग्जरियस लाइफ बिता रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने ये लाइफ चुना है। वर्कर्स क्या कर रहे हैं? लेस रिस्क ले रहे हैं कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए और वहां पे मुझे एक बेसिक सैलरी मिलती रहे, मुझे कोई टेंशन ना लेना पड़े। तो व्हेन लेस रिस्क लेस गेन, सो दे विल गिव लॉजिक फॉर कैपिटलिज्म, दे विल गिव लॉजिक अगेंस्ट कैपिटलिज्म कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मेहनत कर रहा हूं मैं, आप तो फैक्ट्री में कभी आए कभी नहीं आए। फैक्ट्री में महीने भर हम काम करते हैं, हम जब इनकम जनरेट होता है तो ज्यादातर हिस्सा आप रख लेते और हमें थोड़ा बहुत पीनट्स दे देते हैं। तो दोनों के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, पॉलिटी को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के। और यहां से दो तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सामने आई, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। और आप सीधा सीधा कंक्लूजन पे जंप मत कीजिए। इतना अगर सरल होता तो आज फिर डेमोक्रेसी के लिए हम लोग को यह चर्चा नहीं करनी पड़ती कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोनों आइडियोलॉजीज को समझिए, दोनों के आर्गुमेंट समझिए। लेफ्टिस्ट कह रहे हैं कि हमें नेशनल बाउंड्रीज से ज्यादा महत्व है हमारे लिए ह्यूमन इंटरेस्ट, नेशनल कल्चर, रिलीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है ह्यूमन इंटरेस्ट। और ये कह रहे हैं हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, गौरव बना रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता ये जरूरी है? ये कह रहे हैं कि जो रिस्क लेगा उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर इनको प्रॉफिट नहीं दिया गया तो फिर कौन रिस्क लेगा? फिर ना फैक्ट्रियां होंगी ना तुम्हें नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको समझ आने लगा लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिक्स। ये इसकी शुरुआत हुई, आप कह सकते हो 1789 से। लेकिन आप ही सोचो, जब एक पॉलिटिक्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेगा, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फ्रांस से, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पूरे दुनिया भर में जब पहुंचेगी अलग अलग देशों में, तो ये आइडियोलॉजी अपना कोर आइडिया तो रखेगी ही कि लेफ्ट वाले वो हैं जो बदलाव चाहते हैं, राइट वाले वो हैं जो कह रहे हैं सब है ठीक ही तो है। और दोनों में एक बड़ा अंतर ये भी है कि लेफ्ट वाले जो हैं दे वांट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इंसान, एक बेसिक इंडिविजुअल को वो अपना यूनिट बना रहे हैं और उसके अधिकार मिले। और जो राइट विंग वाले हैं दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन प्राइड ऑफ द कम्युनिटी, कल्चर, नेशन टू विच दे बिलोंग। तो दे बिलीव इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट, राइटिस्ट, हमारा गौरव। अब ये आइडियोलॉजी जब दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचेगी, फॉर एग्जांपल यूएस में पहुंचेगी जब, तो यूएस के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसका भी इंपैक्ट होगा उसके ऊपर, और एक नया शेप मिल जाएगा लेफ्ट और राइट को। अब अमेरिका में अगर बात की जाए 19th सेंचुरी में, तो वहां पे मेनली डिस्प्यूट चल रहा है कलर्ड लोगों के राइट्स को लेकर के, कलर्ड पीपल एंड देयर राइट्स। क्योंकि अमेरिका में कई सालों तक स्लेवरी एक इंस्टीट्यूशन की तरह प्रैक्टिस हुई। स्लेवरी में क्या करते थे ये लोग? अफ्रीका से स्लेव्स लेकर के जाते थे, खरीद करके लेके जाते थे, और स्लेव्स को एक इक्विपमेंट की तरह देखा जाता था, कैपिटल गुड्स की तरह देखा जाता था, क्योंकि उस टाइम में ह्यूमन ही मशीन था, समझ लीजिए काम करने की चीज।
अब ये स्लेव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे गॉट सेटल्ड देयर, ठीक है, दे हैड देयर फैमिली एंड ऑल, बट दे वर नॉट हैविंग सिटीजनशिप राइट्स, दे वर नॉट ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन। तो आप ही बताइए, ये जो वहां के कलर्ड लोग हैं, जो वो अदरवाइज दे आर सेटल्ड देयर कंप्लीटली, उनको किस तरीके की आइडियोलॉजी पसंद आएगी, लेफ्ट की राइट? आप ही सोचिए, जब फ्रांस से वो बातें 1789 से वो बातें अमेरिका में जाएंगी, तो वहां के जो कलर्ड लोग हैं, जिनको अदरवाइज समाज में कोई बहुत ज्यादा एट्रोसिटी नहीं है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो वहां पे लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिक्स जो है, उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? और जो कलर्ड लोग हैं, जो स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं चैटल स्लेवरी, उसको अपोज करेंगे, एंड दे विल बी नोन एज लेफ्टिस्ट। एंड दोज हु बिलीव इन रेशियल सुप्रीमेसी, जो गोरे लोग हैं, वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, वो कहेंगे कि अरे सब ठीक ही तो है, हाउ कैन वी बी इक्वल एंड अंडरस्टैंड वी आर सुपीरियर। सो एक बात कर रहा अपने गौरव की, अपनी सुपीरियरिटी की, सुप्रीमेसी की, ऐसे ही तो हो रहा है, और जो है सब ठीक ही तो है। और एक बात कर रहा है इंसान की, उसके मेन स्ट्रीमिंग की, कि अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस। तो अमेरिका में सिविल वॉर होगा, क्योंकि कई सारे स्टेट जो हैं जहां पे स्लेवरी अभी भी प्रैक्टिस हो रही है, यहां कलर से दिखाया मैंने, और कई सारे जगहों पे स्लेवरी एबोलिश हो रही, चैटल स्लेवरी इज एबोलिश्ड, एंड नाउ बोथ ऑफ देम विल ट्राई टू इंपोज देयर आइडियोलॉजी ओवर ईच अदर, एंड दैट विल लीड टू अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। और इसमें आप कह सकते हैं कि जो फ्री स्टेट्स हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, जहां पे कलर्ड लोगों के भी अधिकारों को रेस्पेक्ट किया जा रहा है, और जहां पे स्लेवरी अभी भी एज एन इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस हो रही है, वो राइटिस्ट हैं। वहां पे जो व्हाइट लोग हैं, दे स्टिल वांट टू डोमिनेट, दे बिलीव दैट दे मस्ट मेंटेन देयर सुप्रीमेसी। अब यही चीज जब भारत में आएगी, इमेजिन कीजिए, जब लेफ्टिस्ट राइटिस्ट आइडियोलॉजी भारत में आएगी, तो भारत में क्या चल रहा है? अगर बात की जाए कास्ट रिलेटेड, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। अब जो लोग भी सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको कौन सी आइडियोलॉजी पसंद आएगी, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट ऑफ कोर्स। जो लोग कास्ट सिस्टम को डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम नहीं मान रहे हैं, जो इस सिस्टम को एक डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह देख रहे हैं, जो इसको रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ करके देख रहे हैं कि हर जाति के लोगों का अपना एक ड्यूटी है और उस ड्यूटी को पूरा करोगे तभी मोक्ष मिलेगा, जो इसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों से जोड़ रहे हैं, ठीक है, मेटा एथिकल चीजों से, मेटाफिजिकल चीजों से जोड़ करके देख रहे हैं, वो लोग तो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, कास्ट सिस्टम होनी चाहिए। और फिर यहां पे भी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट एंड राइट में। जो लोग कास्ट के विरोध में हैं वो लेफ्टिस्ट, जो कास्ट सिस्टम के फेवर में है वो राइटिस्ट। आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो दयानंद सरस्वती जी कहेंगे गो बैक टू वेदास, रिवाइवलिस्ट्स, देयर आर रेडिकल्स, हेनरी विवियन डेराजियो। सो रेडिकल्स are basically seen close to left, they want to change। यहां थोड़ी सी खिचड़ी बन रही। Revivalist, they are seen as conservatives and rightists are normally conservatives and reformists will be at the center, कि ठीक है जो अच्छी चीजें होंगी उसको रोकेंगे, रखेंगे, राजा राम मोहन रॉय एंड ऑल, तो और जो बुरी चीजें होंगी उसको एड्रेस करेंगे, दूर करेंगे। तो भारत में ये आइडियोलॉजी पहुंच गई लेफ्ट एंड राइट की। और कोई भी आइडियोलॉजी जब लोकल कंडीशंस में मिक्स होगी तो वहां के आइडियोलॉजीज और इश्यूज के साथ वो एक नया शेप लेगी। तो भारत के अंदर लेफ्ट और राइट जो है वो मेनली इसके अलोंग है। मेनली अगर बात की जाए जेंडर रिलेटेड राइट्स एंड इकोनॉमिक बेसिस, जो लेफ्ट और राइट के बीच में मेन एक डिफरेंस होता है, तो इकोनॉमिक बेसिस तो वर्ल्ड वाइड में, दुनिया भर में जो गरीब लोग हैं
दे विल सपोर्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज। दुनिया भर में जो रिच डोमिनेंट क्लास हैं, राइटिस्ट आइडियोलॉजी। एंड रिच डोमिनेंट क्लास विल नॉट से कि वी विल डोमिनेट यू। रिच डोमिनेंट क्लास सेज कि इकोनॉमी में फुल लिबर्टी होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, लिबर्टी होनी चाहिए। इकोनॉमिक बेसिस थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि यहां पे जरूरत पड़ेगी। जो लोग राइट को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट आइडियोलॉजीज को, और जो लोग लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का इकोनॉमिक डिस्कशन किस तरीके का होगा। ये लोग जो राइटिस्ट हैं, आपको क्या लगता है ये एक सोशलिस्ट मॉडल जहां पे सरकार बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करे, लोगों के लिए वेलफेयर करे, ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे क्या? विल दे? नो, दे विल से कि लुक सर, इफ यू impose excessive taxes then that is basically bonded labor। 30% मैं टैक्स अगर भर रहा हूं, अगर मैं रोज 10 घंटे काम करता हूं और महीने में 1 लाख रुपए कमाता हूं, जिसमें से 70,000 ही मैं रख पाता हूं और 30,000 रुपए मुझे सरकार को दे देने पड़ते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्स, तो वो 30,000 रुपए के लिए मैंने जो काम किया वो पैसा मुझे तो मिला नहीं। यही तो है बॉन्डेड लेबर। सो दे विल कंसिडर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज ए बॉन्डेड लेबर। रॉबर्ट नॉजिक का ये आइडिया है, 1970s 80s में आगे आएंगे। तो बेसिकली दे विल सपोर्ट वेरी लिबरल ओपन इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे टैक्सेस शुड बी बेयर मिनिमम। टैक्सेस के जगह पे रादर यू अप्लाई फीस। पुलिस है तो सब लोग बराबर फीस भर दे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन समझते हैं, अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स, गरीब लोगों पे कम। ऐसा क्यों ये लोग कहेंगे? अमीर हो गरीब हो सबको सर्विस तो सेम मिल रहा है, आर्मी पुलिस एंड ऑल, और मैं अगर अमीर हूं, ऐसा वो आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसके पीछे मेरा हार्डवर्क, मेरा इनोवेशन, मेरा रिस्क एपेटाइट, तो उसके लिए अब मुझे पनिश थोड़ी करेंगे। सो इकोनॉमी वाइज दे विल सपोर्ट ए वेरी लिबरल आइडियोलॉजी बिकॉज दैट इज जस्टिस। इफ समवन इज रिच इट इज बिकॉज ऑफ देयर हार्डवर्क। दिस इज द कोर आर्ग्यूमेंट। And their idea is कि if someone is rich not because of their hard work but because of exploitation। तुम काफी लंबे समय से लूट रहे हो, वर्क काम करते हैं वर्कर्स, पैसा लेके जाते हो तुम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और यही कारण है कि तुम रिच हो। तो अब तो तुम्हारे ऊपर एक्सेसिव टैक्स लगना चाहिए। टैक्स क्या, जरूरत पड़े तो तुम्हारे पूरे वेल्थ को एक्वायर कर लेना चाहिए सरकार को और गरीबों में बांट देना चाहिए, राइट? तो ये लिबरल इकोनॉमिक मॉडल को सपोर्ट करेगा, ये सोशलिस्ट क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल को सपोर्ट करेगा। अब लॉजिक से समझिए, वहीं जब आप कल्चर की बात करेंगे, नेशन की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, तो ये कंजर्वेटिव हो जाएगा कि नहीं नहीं ये तो जरूरी है, बचा रहना चाहिए। और ये काफी लिबरल हो जाएगा कि अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं, इंसान इंसान होता है, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी रंग का हो। तो दुनिया भर में इकोनॉमिक बेसिस इज ए रीजन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, ये तो है ही। दुनिया भर में आप देखोगे कि जेंडर रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो हैव बिकम ए बेसिस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, वेयर द कोर आइडिया इज टू गिव विमेन एट पार स्टेटस विथ मेन, इसको आप लेफ्ट या राइट किस आइडियोलॉजी के साथ जोड़ करके देखेंगे? लेफ्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि वो चेंज चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मौजूदा सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एंटी फेमिनिस्ट क्या होंगे? बोलेंगे सब जो है सो ठीक ही है, आप डिजर्व नहीं करते। जो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो लोग मीम्स बना बना करके, आप सोचिए थोड़ा सा कि देखिए ये स्कूटी चला रही थी, ऐसे मीम्स कितने सारे चलते हैं, और देखिए दीदी ने स्कूटी ठोक दिया, ऐसे भैया लोग भी ठोकते होंगे, लेकिन उसको स्टंट में गिना जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? और दीदी अगर करे तो बेवकूफी में। ये क्या है? एंटी फेमिनिज्म, कि यू डोंट डिजर्व टू कम आउट ऑफ द कॉरिडोर्स ऑफ योर हाउस होल्ड, सो व्हाई आर यू आस्किंग फॉर पैरिटी? इनडायरेक्टली यू अंडरस्टैंड इवेंट्स बिकॉज यू डोंट डिजर्व। तो जो है सो ठीक ही तो है। तो फेमिनिज्म लेफ्ट, और उसको काउंटर करने वाले काउंटर फेमिनिज्म, एंटी फेमिनिज्म राइटिस्ट, कि जो है ठीक ही तो है।
men are dominating the society and rightfully so। और ये जो एनिमल मूवी पे लेकर के पूरी बहस छिड़ गई थी, ये बहस भी यही है कि तुम नहीं समझोगी। वहां जाकर के भरपूर कंट्रोवर्सी हो गई। जिनको समझ आ रहा है वो समझ रहे हैं कि कहां जाकर के इस मूवी में कंट्रोवर्सी है। इफ यू वर इन माई प्लेस, और तुम्हारे पापा को अगर कोई मारने की कोशिश करता तो क्या तुम चुप बैठती? नो। एंड वाई सो? बिकॉज आई एम अ मैन एंड यू आर अ वुमन, यू डोंट हैव पावर। दैट इज द आइडिया। नाउ आई एम इलैबोरेटिंग। मूवी को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्यों है कि यू डोंट हैव पावर, नाइदर यू have that amount of feeling, but I am a man and I cannot stop if someone is trying to do such activity against my father। वहां जाकर के कंट्रोवर्सी से शुरू हो गई। तो पूरा का पूरा फेमिनिज्म एंड स्टेटस कोइस्ट, पैट्रियार्कल, फिर एंटी फेमिनिज्म कह लीजिए या पैट्रियार्कल सोसाइटी कह लीजिए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वो वाली बहस है। तो पैट्रियार्कल लोग कौन है? राइटिस्ट, जो है सो ठीक ही तो है, बोल रहे हैं नहीं बदलाव होना चाहिए। तो ये दोनों आइडियाज तो वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म है, लेकिन भारत के केस में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया कास्ट का। और अब कई सारी पार्टियां बन पड़ी। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा पेरियार साहब के बारे में, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। 1925, उसके बाद पार्टियां बनी इसी मूवमेंट के बेसिस पे। आई टोल्ड यू प्रोटेस्ट लीड्स टू मूवमेंट, मूवमेंट लीड्स टू पार्टीज। डीएमके, बाद में एआईडीएमके, ये सब जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोग हैं, उनके राइट्स, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं ये पार्टियां। ठीक है, तो भारत के केस में कास्ट फैक्टर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। लेकिन अब आप मोटा मोटा देखें तो आप समझने के लिए तैयार हैं कि लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स है क्या। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ एग्जांपल देख लेंगे। तो एक तरफ राइट और दूसरे तरफ लेफ्ट। पॉलिटी वाइज देखिए, भारत में हम बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी तो बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, अदरवाइज तो यू विल बी बैंड, यू विल गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बट डेमोक्रेसी में भी सेंट्रलाइज्ड पावर, अथॉरिटी की बात जो पार्टियां करेंगी कि एक मजबूत नेता होना चाहिए जो देश का नेतृत्व करे अच्छे से सही रास्ते पे, वो पार्टियां क्या होंगी? राइटिस्ट। पॉलिटी में अगर बात की जाए तो इकोनॉमी में जो पार्टियां लिबरल आइडियोलॉजीज की, ओपन इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगी, वो क्या होंगी? राइटिस्ट। और रिलीजन और कल्चर को लेकर के जो थोड़ी कंजर्वेटिव बातें करेंगी कि नहीं, हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसका गौरव, इसका अभिमान बचा रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। हम विश्व गुरु बनेंगे क्योंकि हम कभी थे। हम मतलब भारत, ना कि एक इंडिविजुअल इकाई। तो वो पार्टी हो जाएगी राइटिस्ट। अब इसके बाद आप ही बताइए कि जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है, अगर बीजेपी की बात की जाए, वो कोई भी पार्टी बोलती नहीं है कि मैं लेफ्टिस्ट हूं, कि मैं राइटिस्ट हूं, बट उसके अप्रोचेस के बेसिस पे आप उसको किधर रखेंगे? लेफ्ट की राइट? राइट। इसीलिए पार्टियां कभी बोलेंगी थोड़ी, बट उनके अप्रोचेस से आप बीजेपी की शुरुआत देख लीजिए। 1915 हिंदू महासभा, वो ओरिजिन है बीजेपी का, मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए। तो मुस्लिम लीग भी एक पार्टी है, मूवमेंट एंड पार्टी। और मुस्लिम लीग मुसलमानों के हक के लिए कम और मुसलमान की सुपीरियरिटी के लिए ज्यादा लड़ रहा है। एक मुसलमान के बेसिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ऐसा कम, एंड कलेक्टिवली वी आर सुपीरियर एंड वी कैन नॉट, बिकॉज ये कम्युनलिज्म है। और आपने 3 स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म पढ़ा हुआ है।
पहला कि हम थोड़े से अलग हैं, दूसरा कि काफी अलग हैं, और तीसरा कि हमारे बीच में कोई अब एक सेंट्रल पॉइंट नहीं हो सकता, हाइट ऑफ कम्युनलिज्म। तो जब हाइट ऑफ कम्युनलिज्म हुआ, दैट इज नथिंग बट बेसिस फॉर हेट्रेडनेस। हाइट ऑफ कम्युनलिज्म मीन्स व्हाट? वी आर सुपीरियर, वी वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम यू, यार नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुस्लिम लीग सेपरेट स्टेट, नहीं रहना तुम्हारे साथ मीन्स व्हाट? हम अलग हैं यार, और तुम्हारे साथ मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, हमें अलग से रहने दो, हमारी सभ्यता संस्कृति। सो मुस्लिम लीग को भी आप राइट में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल को यूनिट ना बना करके अब पूरे कलेक्टिव कल्चर आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है ना। इस्लाम और उसके काउंटर में हिंदू महासभा, वही हिंदू महासभा बाद में जनसंघ, राष्ट्रीय जनसंघ बनेगा 1951 में। फिर वो जनसंघ मिल जाएगा जनता पार्टी के साथ, एक साथ कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन वो जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो 1980 में वापस से दो बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी बाहर निकलेंगे और बनाएंगे एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो हिंदुइज्म से कहीं ना कहीं लिंक्ड है इसका ओरिजिन। तो कल्चर को लेकर के तो ये थोड़े से कंजर्वेटिव रहेंगे ही। यही कारण है कि जब सबरीमाला टेम्पल एंट्री पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो वहां पे केरला में ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स, लीडर्स। तो आपकी सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, फिर भी आप ही के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक थोड़ी सी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबरीमाला टेम्पल एंट्री वाले मुद्दे को वो लोग डिस्क्रिमिनेशन की तरह नहीं देखते, कल्चर की तरह देखते हैं कि है कल्चर का हिस्सा तो है। सदगुरु का आर्ग्यूमेंट भी आपने सुना होगा, आई डोंट वांट टू टेक एनी साइड। कह रहे जेंट्स टॉयलेट में अगर विमेन नहीं जा सकती तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहोगे क्या? दिस इज व्हाट ही आर्ग्यूज। आई डोंट वांट टू बी ब्रांडेड एज लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट और फेमिनिस्ट और पैट्रियार्कल। ठीक है, तो मैं बस आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि अब आप इस रूलिंग पार्टी के अप्रोचेस को देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कल्चर को लेकर के पॉलिसीज, एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं ये पार्टी हमेशा मजबूत नेता की बात करती है। आप देखेंगे कि कांग्रेस कभी भी इलेक्शन से पहले कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये अनाउंस नहीं करते, लेकिन बीजेपी हमेशा ये अनाउंस कर देती है कि अगर हम जीते तो नेता ये होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था कि बीजेपी जब भी पावर में आएगी अटल बिहारी वाजपेयी होंगे प्रधानमंत्री। मजबूत नेता। तो डेमोक्रेसी के अंदर ही एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इकोनॉमिक, आप देखेंगे बीजेपी जब भी पावर में आएगी तो थोड़ी प्राइवेटाइजेशन की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि लिबरल पॉलिसीज में वो भरोसा करते हैं, और कल्चर को लेकर के थोड़ा सा कंजर्वेटिव। कांग्रेस को नॉर्मली लोग सेंटर लेफ्ट रखते हैं, बोलते हैं, लेकिन मेरी समझ है कि पिछले 10 सालों में ऑपोजिशन के कमजोर होने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी, आपको पता है कि टेक्निकली देयर वाज नो ऑपोजिशन, तो हमने क्या वर्ड यूज करना शुरू कर दिया हर जगह, सिंगल लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि 10% आपको सीटें चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही कांग्रेस को। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि कांग्रेस ने स्टार्टिंग से एक इंडिविजुअल को बेसिस बनाया, कभी भी कल्चर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही, हिंदुइज्म को बेसिस नहीं बनाया। ठीक है, नेहरू तो वाज हार्डकोर, नेहरू की अगर बात की जाए तो नेहरू वाज तो स्टेटेड सोशलिस्ट। सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इंडिविजुअल को बेसिस बनाती है, इकोनॉमी में वो फिर वो डिवीजन ऑफ वेल्थ की बात करेंगे तो नेहरू वाज तो स्टेटेड सोशलिस्ट, नेहरू एंड बोस, दैट तो यू हैव स्टडीड इन द हिस्ट्री आल्सो। ठीक है, नेहरू के बाद अगर आप इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड आप एक स्लोगन जानते हैं, गरीबी हटाओ स्लोगन। अगर आप इंदिरा गांधी की पॉलिसीज को भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि लेफ्टिस्ट, गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। तो बहुत ज्यादा लेफ्ट नहीं, इन लेफ्टिस्ट। आज के डेट में मुझे लगता है कि खराब प्रदर्शन के पीछे बड़ा कारण है कि इनके अच्छे प्रदर्शन को देख करके कंफ्यूज हो गए। तो कभी राहुल गांधी जी भी मंदिर चले जाते हैं, फिर उनको याद आता नहीं 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 तो मस्जिद भी चला जाता हूं।
आइडियोलॉजीज अलग अलग तरह की होना अच्छी बात है, यही तो है डेमोक्रेसी, सुपर मार्केट ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। लेकिन आप मान लीजिए कि आलू बेचते हैं और आजकल देख रहे हैं कि टमाटर ज्यादा बिक रहा है, तो आप लगे आलू छोड़ करके टमाटर बेचने, तो जो पहले से टमाटर बेच रहा है उसको तो आप बीट नहीं कर पाओगे ना। आपको अपनी आइडियोलॉजी, अपने अप्रोच समझने चाहिए। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी में कुछ तो कमियां होंगी, क्योंकि नो आइडियोलॉजी इज परफेक्ट। वहीं अगर बात की जाए, अगर आरजेडी की बात की जाए, बिहार की एक पार्टी है आरजेडी, ये स्टार्ट हुआ वहां के यादवों के लिए, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, उनके मेन स्ट्रीमिंग के लिए। लेकिन आज के डेट में अगर आप बिहार चले जाएं तो आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीमिंग कम, उनके वेलफेयर पे कम, उनकी सुपीरियरिटी पे, उनके प्राइड पे, यादव कल्चर पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो इस कारण से अगेन आप कहेंगे कि ये लोग वैसिलेट हो रहे हैं। एक होता है मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, हमें मेन स्ट्रीम कीजिए, एक हो रहा है कि हम सुपीरियर हैं। आम आदमी पार्टी को आप कहां रखेंगे? आपको क्या लगता है, लेफ्ट में कि राइट में? झाड़ू झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए तो लेफ्ट। और जब अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की इमेजेस होनी चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? अभी तो आप अंबेडकर की बातें करते हैं, ऑलवेज टॉक अबाउट अंबेडकर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझिए, मेरा मकसद आपको किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी पार्टी की तरफ झुकाना नहीं है। मेरा मकसद है सुपर स्टोर में सारी चीजें हैं, आपको दिखा देना, और फिर आप प्रोटेस्ट कीजिए, मूवमेंट लाइए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, वो आपका हेडेक है, मेरा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको देख करके घबरा गए, कंफ्यूज्ड कि आजकल ये चल रहा है। नहीं तो क्या कारण है कि आप एक तरफ तो झाड़ू की बात करते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। वाई सो? यस और नो? तो ये भारत के अंदर तो मेन स्ट्रीम पार्टियां ये हैं। और क्यों ये कंफ्यूज हो रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं, क्यों अपोजिशन कमजोर हो रहा है, वो भी मैंने आपको बताया। अपने आइडियोलॉजी पे टिके रहिए, चेंज करना है तो कीजिए, लेकिन सोच समझ के, ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर। ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं टिके हैं। सही गलत जैसा कुछ भी नहीं है, देश का गौरव भी बना रहना चाहिए। आप ही बता दीजिए, आज अभी मैं आपसे एक लाइन में पूछूं, आप लेफ्ट अप्रोच लेंगे कि राइट अप्रोच लेंगे? आप बोलेंगे सर थोड़ा टाइम दे दो, सोचना पड़ेगा। देश का गौरव बना रहना चाहिए, ये भी चाहिए हमें, लेकिन गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए। गरीबों का, एक इंडिविजुअल को भी यूनिट बना करके देखना चाहिए। इकोनॉमी में सर जो मेहनत करे, जो रिस्क ले, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि गरीबों की हालत बद से बदतर हो जाए। सर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन नेता एक मजबूत भी होना चाहिए, तब तो लगेगा कि हमारा देश मजबूत है। भी यू कैन नॉट डिनाई दिस। जो फैक्ट है कि उसी कुर्सी पे मोदी जी भी बैठते हैं, उसी कुर्सी पे मनमोहन सिंह जी भी बैठते थे, चेयर तो वही है, देश वही है, लेकिन पर्सनालिटी का भी कुछ तो असर पड़ता ही है ना। तो दुनिया में अलग अलग जगहों पे इंडिया का स्टेचर मजबूत हुआ है थोड़ा बहुत, इसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बट ठीक है, अगेन आई विल नॉट गो, क्योंकि टू और इंक्लाइन यू टुवर्ड्स एनी आइडियोलॉजी, ये अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है। अगर नेता मजबूत के जगह पे बहुत ज्यादा मजबूत होने लगे, योगी जी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इसी पार्टी में योगी जी भी हैं। अब अगर आप बात करें, एक ही पार्टी के अंदर भी तो अलग अलग नेता हो सकते हैं, जो लेफ्ट और राइट, उसके लेफ्ट। तो योगी जी ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मैंने तो कह दिया है जी, ठोको ठोको राज नाम दे दिया गया यूपी की सरकार को, कि क्रिमिनल्स का और कोई उपाय नहीं हो सकता, कोई तरीका ही नहीं है। तो यूपी सरकार को बोला गया ठोको राज। और आप
को ये बात माननी पड़ेगी कम से कम कि कई सारे लोग खुश हैं कि कम से कम इन क्रिमिनल्स के ऊपर लगाम तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि वी आर हैविंग अ वेरी पावरफुल सेंटर who is in some cases appearing to be moving beyond rule of law, and democracy is very much linked with the concept of rule of law. भारत के अंदर और भी पार्टियां हैं, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, ये बनी 1924-25 में, एमएन रॉय ने बनाया। इस पार्टी में बाद में काफी सारे और भी इंटरनल फैक्शंस हुए। इसके बाद बनी सीपीआई-एम। इनको लगा कि ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं, नाम के मार्क्सिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट, असली हम हैं। इनसे भी कुछ लोगों को लगा ना ठीक तो तुम भी नहीं कर रहे हो, फिर बनी सीपीआई-एमएल। तो आज सीपीआई अलग अलग, तो सीपीआई काफी पॉलिटिकल मतलब पॉपुलर पार्टी हुआ करती थी 1942 तक। लेकिन सीपीआई की पॉपुलैरिटी घटने के पीछे, आज बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स तो नहीं है, घटने के पीछे दो कारण है। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने से पहले भारत के सामने क्या समस्या थी कि ग्लोबल लेवल पे ब्रिटिश, यूएस, फ्रांस, यूएसएसआर, ये सब मिल करके किसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? फासिज्म को, नाजिज्म को। तो यूएसएसआर ब्रिटेन के साथ है, ठीक है, और यूएसएसआर का ही आप विंग कह सकते हैं सीपीआई इन इंडिया। एमएन रॉय जी ने जो स्टार्ट किया, ही वाज पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ लेनिन ओनली। अब एमएन रॉय कंफ्यूज कि एक तरफ भारत के अंदर बात चल रही है कि हर पार्टी मिल करके अंग्रेजों का विरोध करे, क्विट इंडिया मूवमेंट लाए, यही मौका है। महात्मा गांधी ने भी इस पर काफी दिन तक सोचा कि क्या करें, क्योंकि हम लोग अगर ब्रिटेन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली वी आर सपोर्टिंग हिटलर, नाजिज्म, फासिज्म। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटेन को यहां सपोर्ट कर देते हैं तो हमारा जो मेन पर्पस है, इतने दिनों से जो मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं, वही डिफीट हो जाएगा। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, ठीक है। और फैसला हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होगा। और यहां जाकर के सीपीआई जो है वो थोड़ी सी दूर हो गई कि नहीं नहीं, हम इसके साथ नहीं है, हम तो यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। और वहां से इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। और पॉपुलैरिटी खत्म होने के पीछे कहीं ना कहीं नेहरू भी कारण है। नेहरू की जो कांग्रेस थी उसको कहा जाता था पार्टी ऑफ पार्टीज, वो सारी आइडियोलॉजी को साथ लेकर के चलते थे। ट्रू डेमोक्रेट ही कैन बी कॉल्ड। तो नेहरू खुद ही एक कम्युनिस्ट। तो कांग्रेस में हर तरह के आइडियोलॉजी वाले लोग एक साथ बैठ करके चर्चा हो रही है कि चलो यार अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, बैठ करके चर्चा करते हैं और फिर एक कलेक्टिव फैसला लेते हैं। तो जब एक ऑलरेडी हार्डकोर कम्युनिस्ट बैठा है प्रधानमंत्री बनके, तो वहां पे आप कैसे पॉपुलर हो सकते हैं? लेकिन धीरे 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 इनकी पॉपुलैरिटी जब खत्म होने लगी तो फिर धीरे धीरे और भी फैक्शंस बने। इसमें से एक बड़ा ही फिर वायलेंट फैक्शन बन गया नक्सल्स। 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी गांव से वो कह रहे हैं कि ये सब बेकार है, असली सोशलिस्ट हम लोग हैं। और असली सोशलिज्म जो होता है वो वायलेंस से पॉलिटिक्स को बदला जाता है। ये डेमोक्रेसी से हो ही नहीं सकता। वी डोंट बिलीव इन दिस सुपरफिशियल डेमोक्रेसी। Their understanding of democracy is different. So this became very close to another party, CPI Maoist, जो माओ, चाइना वाले माओ हैं, उनकी मार्क्सिज्म को लेकर के बढ़ेगा। तो अब आपके पास बूफे अरेंज हो गया, ठीक है, और अब आप चुनिए। लेकिन इसके पहले कि आप चुने कि आपको किस तरह की आइडियोलॉजी चाहिए, दोनों का एक्सट्रीम देख लीजिए। अगर राइट का एक्सट्रीम देखा जाए तो आपको मिलेंगे नाजीज, जो अपने रेस को लेकर के इतनी सुप्रीमेसी पालेंगे कि उनको लगेगा कि बाकियों को तो मार ही देना चाहिए। कंसंट्रेशन कैंप लगाओ, इनको मार दो, इनसे जितना हो सके पहले काम करवाओ, और उसके बाद ये मर जाए तो इनके बॉडी पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लो, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू लिव।
आई विल गिव एन एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। घर में जैसे आप कॉकरोच मार देते हैं ना हिट स्प्रे लगा करके, वैसी अंडरस्टैंडिंग इनकी है फॉर अदर फेलो ह्यूमन बींग्स, स्पेशली फॉर जूस। तो ये कह रहे हैं इनका तो जीने का हक नहीं है, बाकियों को तो हक है लेकिन थोड़ा सा डिप्राइव तरीके से। सो दे केम अप विद द लेबेनसरम पॉलिसी कि वी जर्मन्स प्योर ब्लड शुड बी गिवन लार्जर स्पेस एंड वी शुड लिव गुड लाइफ बिकॉज वी आर हायर इन आवर ब्रीड। थैनोस वाली बात थोड़ी सी कि जो आई विल टेक क्वेश्चंस। तो एक एक्सट्रीम तो ये हो गया जब आप अपनी कल्चर सुप्रीमेसी, इसी का एक फासिज्म इटली में देखा गया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। मुसोलिनी अपने नेशनल सुप्रीमेसी की, मेरा ही देश। तो इधर जाइए, मजबूत नेता चुनिए, लेकिन कहीं यहां ना पहुंच जाइए, ठीक है। और इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट की हक की बात कीजिए, लेकिन कहीं यहां ना पहुंच जाइए। नक्सल्स तो बेचारे बच्चे हैं, इस डायरेक्शन में आप देखो तो यूएसएसआर की, चलिए इस डायरेक्शन में शुरुआत हुई। लेनिन तो फिर भी काफी हद तक लिबरल थे, एंड देन केम स्टालिन, जो विरोध करता था कि नहीं नहीं यार स्टालिन तुम तो कम्युनिज्म से भटक रहे हो, उसको एक बस में बिठाया जाता था और बोला जाता था जाकर के इसको साइबेरिया छोड़ाओ। सो गुलाग नाम की प्रिजन कैंप, बिल्कुल इसकी तरह ही, जैसे इसने कंसेंट्रेशन कैंप बनाया वैसे ही गुलाग प्रिजन कैंप, ठीक है। पोल पोट इन कंबोडिया, आज के डेट में नॉर्थ कोरिया वाला डिक्टेटर, वो भी तो यही कह रहा है कि मैं सबका ख्याल रखना चाहता हूं। ये सब डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन, इनसे क्या होगा कि ओस फैलेगा, राइट। इसलिए पावर अपने हाथ में रखना है। सो यू गो आइदर वेज, एक्सट्रीम में, एंड यू विल एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ओन फ्रीडम, एंड यू विल एंड अप having a dictator, and that will be dangerous for all of us, entire humankind। अब आपको रहना तो सेंटर में ही है और थोड़ा इधर जाना है, कभी जरूरत पड़े तो इधर जाना है। और मैं मोटा मोटा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ गया लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स। और आज का सेशन अभी एंड करेंगे विद दिस कोट गिवन बाय प्लेटो दैट द हेवीएस्ट पेनल्टी फॉर डिक्लाइनिंग टू रूल इज टू बी रूल्ड बाय समवन इंफीरियर। एंड रूल करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट ही करें, पॉलिटिशियन ही बने। वोट कीजिए, लेकिन वोट बिना सोचे समझे कि नहीं नहीं हम तो इस नेता को ही वोट देते हैं जी, या ये हमारे जाति के हैं इसलिए वोट देते हैं, बिना सोचे समझे कि इनकी कैसी आइडियोलॉजी है, मैं किस तरह की आइडियोलॉजी चाहता हूं, देश किस डायरेक्शन में बढ़े। अगर आप वोट दे रहे हैं तो बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर वोट। सो रूल, एंड रूल डायरेक्टली डज नॉट मीन कि आप जाकर के पावर ही ग्रैब कर ले। आप वोट कीजिए, आपके लोग रूल करें, आपकी आइडियोलॉजी चले, एंड इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट देन यू विल बी रूल्ड बाय समवन इंफीरियर। मैं ये मूवी मुझे पसंद है, वैसे इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं रख सकती, बट इसमें अनिल कपूर को स्टार्टिंग में दिखाया है नायक मूवी में कि नहीं नहीं जी मैं तो खुश हूँ, अपना जॉब करता हूँ, घर आता हूँ, शांति से सो जाता हूँ। जैसे परेश रावल का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है नायक में। एक बार वो भड़क जाता है कि तुम्हारे जैसे यूथ के कारण देश बर्बाद हो रहा है, तो कल से ये मत कहना कि देश दुर्गति की तरफ चल रहा है, नेता बहुत खराब हैं, तुम क्यों नहीं जाता पॉलिटिक्स में। और मैं कह रहा हूं आप सीधा सीधा पॉलिटिक्स में मत जाइए, कम से कम सोचिए तो, आइडियोलॉजी समझिए तो, जरूरत पड़े तो कभी कभार थोड़ा प्रोटेस्ट कीजिए, किसी मूवमेंट में जाकर के हिस्सा लीजिए। अगर आप उस मूवमेंट से अपने आप को जोड़ पाते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कीजिए। और अगर कभी ब्यूरोक्रेट बन गए जो आप कोशिश कर रहे हैं, या कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, तो फिर पॉलिटिक्स में एक्टिवली भी जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स करियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स करियर हुआ, यहां मैं थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं कि पॉलिटिक्स में यूथ को एक्टिवली कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर यूथ ने उसको करियर बना दिया तो फिर तो वहां से वो ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखेगा कि मुझे कितना मिला, मेरा वो दोस्त गोल्डमैन सैक्स में जॉब कर रहा है, उसकी पैकेज ये है और मुझे यहाँ इतने का पैकेज मिला इस पार्टी में।
तब तो पैकेज बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आप उस वक्त पॉलिटिक्स में जाइए जब आपको लगे अब मेरा हो गया, अब मेरा चल जाएगा जैसे तैसे, अब चलिए थोड़ा सा काम किया जाए। अभी के लिए भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कीजिए विथ हैविंग राइट आइडियोलॉजी, प्रोटेस्ट, मूवमेंट, वोट फॉर द राइट पार्टी। बट आई बिलीव ऑल ऑफ अस, इफ वी मूव टू दैट स्टेज वेयर वी फील कि अब अपना चल जाएगा, क्योंकि मुकेश अंबानी बन जाए जीवन में तभी रुकेंगे, ये समझदारी नहीं है। एक बार आपको लग जाए कि अब चल जाएगा तो शुड ट्राई टू गेट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स ऑल्सो। एंड बिफोर यू आस्क मी कि सर वुड यू एवर ट्राई टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, आई डेफिनेटली विल से yes, 100% I will say yes. I will not shy away by saying no, politics is a dirty thing, because politics is your home. Politics is who you are. Of course, there are entry barriers, but that entry barrier has to be over a period of time overcome. ठीक है? With this, I will end the session. I will take up any question if you have any. Please ask.